हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए होगी। ठीक है दोस्त, तो आज हम आप लोग के साथ बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, जिसमें हम सेट नंबर आप लोग के साथ 11 एपिसोड डिस्कस करने वाले हैं। एडिटोरिया द्वारा प्रकाशित है। ठीक है, और इससे पहले हम 10 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको प्लेटफॉर्म का भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जिसमें 17 से 18 सेट करा चुका है। उसको भी हम जो बचा हुआ शेष उसको भी करा देंगे। इसके अलावा आपको किरण का भी आप लोग को प्लेलिस्ट में दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग जो अगर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 11। ठीक है, इसमें आप लोगों के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ दिए। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। केशवानंद भारती वाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ से इसका डेट भी याद रखें, 1973। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल इजी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के पुनर्गठन से संबंधित, देखिए राज्य के पुनर्गठन से संबंधित कौन इसमें नहीं है, आपको नहीं बताना है। तो देखिए इसमें है कौन कौन, ये देख लेते हैं। धर आयोग जो है ये राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। जेपी समिति ये भी है। फजल अली आयोग ये भी है। लेकिन ये राज मन्नार समिति जो है ये राज्य के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। तो अब रहा सवाल कि किससे संबंध है, तो ये केंद्र राज्य से संबंध है। याद रखिएगा, केंद्र प्लस राज्य से संबंध है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। किस आधार पे किया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भाषाई और धार्मिक के आधार पर किया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 के तहत भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका प्यारा सा क्वेश्चन नंबर आपका 4। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विविध विधित अधिकार बना दिया गया है। इसको कानूनी अधिकार भी कहा जाता है। तो कौन सा संविधान संशोधन, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, 1978। याद है 1978 में। ठीक है, और पहले मूल अधिकार कितना था, 7 था, जो अब कितना हो गया है, 6 हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है, किस राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। यानी मैक्सिमम आपसे पूछा है कि अधिकतम जो है कितने समय तक रह सकता है। तो अधिकतम की जब बात किया जाएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 3 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6, बताइए। ठीक है, अभी सब आपका पॉलिटिक्स अभी क्वेश्चन, पॉलिटिकल सभी क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। आपको बताना है किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 143। याद रखिएगा, अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी मामले में उच्चतम न्यायालय से सलाह लिख सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7। किसी राज्य में पंचायतों को निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है। देखिए राज्य की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। याद रखिए, राज्य निर्वाचन आयोग। यानी अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य में पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण निर्देशन नियंत्रक जो है राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची के विषय नहीं। आपको बताना कौन जिसमें संघ सूची का विषय नहीं है। तो भारतीय रक्षा ये संघ सूची का विषय है।
रेल और राष्ट्रीय जो ये राजमार्ग सब आपका संघ सूची का विषय है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है ना, पुलिस ये राज सूची के अंतर्गत है। इसके अलावा भी तो लोक व्यवस्था, स्थानीय शासन जो है, ये सब आपके किस सूची में आता है? तो राज सूची के अंतर्गत आता है। बाकी जनगणना, ये तीनों जो है आपका, ये तीनों जो आपका इस संघ सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कौन नहीं आता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया? बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ल्यूक अस्क्राफ्टन को नियुक्त किया, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बाजीराव द्वितीय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए बाजीराव द्वितीय जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को पता होना चाहिए कि तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो 1817 से 18 ईस्वी के बाद पेशवा प्रथा समाप्त कर दी गई। और उस समय पेशवा पद बाजीराव द्वितीय आसीन था, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई है? बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1786 अधिनियम के तहत राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है, देखिए संस्था दे रखा, दूसरे संस्थापक दे रखा, आपको मिलान करना। देखिए थोड़ा सा नाम मिलता जुलता, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए पहला लिखा डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? तो हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा, यानी 2 हो गया, ए का 2। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के महात्मा गांधी हो जाएंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर जी हो जाएंगे। और सत्य शोधक समाज का ज्योतिबा फूले। तो 2413 देखते हैं, 2413 किस ऑप्शन में है? तो देखिए 2413 राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? बताइए। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सर टॉमस रेले जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 14। दोस्त वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है कि न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, संयुक्त प्रांत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है कि मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया? तो यहाँ 15 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सर्जेंट हुरसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मंगल पांडे भी याद रखें, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 वाले कारतूस के विरोध में सर्जेंट हुरसन को गोली मार दी थी। और साथ साथ एक क्वेश्चन मंगल पांडे से और बनता है कि मंगल पांडे जो है किस तरह के नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे? तो 34वें, यानी 34वें नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 16। निम्न में किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी? बताइए किसकी रचना जो है हर्ष ने नहीं की थी? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हर्षचरित्र, याद रखिए हर्षचरित्र की रचना जो है कौन किसने किया था? तो याद रखिए वान भट्ट ने किया था, वान भट्ट ने किया था। बाकी आपका नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शनी सब के रचनाकार कौन है? तो हर्ष ने की थी, याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हर्षचरित्र दे रखा है इसलिए कंफ्यूज मत, इसी के नाम पर है, लेकिन इसकी एक बुक का नाम है और इसके राइटर कौन एक तरह से? तो वान भट्ट, याद रखिएगा, जो संस्कृत भाषा में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? देखिए तुर्की के बात किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सुबुक्तगिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम हो जाए, लेकिन यहाँ पर दे रखा आपका प्रथम तुर्की दे रखा है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18। कहता है कि चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया, आपको बताना है इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अरबों द्वारा सिंध पर विजय का वर्णन उसमें किया गया। ठीक है, याद रखिएगा चचनामा में। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19। कहता मजरुल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया, तो बताना है कि कब किया गया है ये। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान, याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया है। ठीक है, और डेट याद रखिएगा 30 सितंबर 1921 को, यानी मजरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20। कहता है कि सातवाहन वंश के किस शासक ने सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था, आपको बताना चित्र बना हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा यज्ञ श्री सातकर्णी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सातवाहन वंश दे रखा है, इसके संस्थापक कौन है, तो याद रखिए इसके संस्थापक कौन है, तो सीमुख है भी, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21। एक तरफ खनन क्षेत्र दे रखा, दूसरा तरफ खनिज संपदा दे रखा। तो पहला लिखा है यहाँ पे काला हांडी, तो काला हांडी में बॉक्साइट हो जाएगा, नहीं ए का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 2 की बात करते जावर खान क्षेत्र की अगर बात करते, इसमें जस्ता और सीसा हो जाएगा, यानी 2 का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4। उसके बाद 3 की अगर हम बात करें कोलार की अगर बात करें, इसमें सोना हो जाएगा, यानी आपका 3 में हो जाएगा आपका सोना, यानी 1। ठीक है, तो देखिए 3 4 1, 3 4 1 किस ऑप्शन में है, तो 3 4 1 है, उसके बाद हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिक्कैटियस, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कहता है कि अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है। तो याद रखिएगा सैरगैसो सागर में तट रेखा नहीं है, चारों तरफ से समझिए कि समुद्र से घिरा हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अवसादित चट्टान में क्या होता है, जीवाश्म पाए जाता है। अगर अवसादित चट्टान की बात आती है, इसमें कौन कौन से चट्टान आते हैं, जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, स्लेट हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब अवसादित चट्टान के अंतर्गत आते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 कहता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ, बिल्कुल ही जी प्रश्न है, ये असम में है और इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये भी याद रखिए 1985 में से किया गया था। ठीक है, और देखिए अब इसका नया नाम काजीरंगा नेशनल पार्क, अब नया नाम क्या, काजीरंगा राष्ट्रीय आर्किड पार्क रखा गया है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जायरे नदी, जो है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक आता है लिपुपो, देखिए लिपोपो, ये लिपोपो जो नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब भारत में एक नदी जो है माही, याद रखिएगा माही जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काट देती है, ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा झेलम नदी, जो है ये कश्मीर घाटी में बहती है और ये पीर पंजाल रेंज से उत्तर ढाल से उत्तर पश्चिम की ओर कश्मीर घाटी से होकर श्रीनगर में बुलर झील तक जाती है। अगर इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 725 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कौन सा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पनामा नहर, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है निम्नलिखित में कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्य की उधार को नियमित करती है। तो बताइए 29 का राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा आरबीआई होने भारतीय रिजर्व बैंक, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि भारत में सेवा कर, देखिए यहाँ सेवा कर लिखा हुआ है, किसकी सिफारिशों से लागू हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राज्य चयनिता समिति। याद रखिए राज्य चयनिता समिति से के सिफारिश से लागू हुआ है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है विकास के मानवीय पक्ष निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 32, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर। तो 32 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 1976 में। याद है 1976 में इसे पारित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है निम्नलिखित में कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बढ़ती निवेश दर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है निम्नलिखित में कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? तो पहले देखिए विधि कौन कौन सा है। उत्पादक विधि है, आय विधि है, व्यय विधि, लेकिन ये ह्रासमान लागत विधि ये नहीं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। अब देखिए जीडीपी की बात रहा तो इसे मापने की जिम्मेदारी किसे है? तो याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको बोलते हैं CSO। याद रखिएगा CSO। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर आपका स्टेटमेंट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। तो आपको 4 स्टेटमेंट दे रखा, आपको बताना सही कूट का चयन करना है इसमें। ठीक है, पहला लिखा बैंक के पास अधिक तरलता का लाभ होगा, ये भी सही है। उसके बाद आर्थिक व्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, ये भी सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, ये भी सही है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, ये भी सही। यानी 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? तो यहाँ पर ऑप्शन देखा है तो ऑप्शन आपका सी हो रहा है, राइट आंसर आपका सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? बताइए किस वर्ष इसे प्रकाशित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1875 में। याद रखिए 1875 में द बिहार हेराल्ड बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसे गुरु प्रसाद सेन, याद रखिएगा गुरु प्रसाद सेन द्वारा प्रकाशित किया गया था। याद रखिए कब? तो 1875। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन प्रतिशत आपको बताना है कितना है? तो देखिए 7 तो है ही, तो 7 पॉइंट कितना है एग्जैक्ट याद रखिए 7.8, यानी 7 के बाद 8। याद रखिए 7 के बाद 8 का आधा कर दिए 4, यानी 7.84 जो परसेंटेज है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है शराब पर स्वच्छ चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी HUID नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? तो याद रखिए इसमें 6 अंक होता है। कितने होता है? 6 अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कि प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए 40 का राइट आंसर। तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया। याद रखिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 का था अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान पूछा। तो यहाँ पर राइट आंसर आप इसका डी हो जाएगा, यानी 42वां स्थान पे। तो पहले स्थान पे कौन है? तो अमेरिका है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कहता है कि शेपिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ राइट विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया था? तो 21 मई को। याद रखिएगा 21 मई को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है ऑपरेशन मेघ चक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा CBI। याद रखिए CBI जो है
इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44। कहता है बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई गई है। 2023-24 के तहत आपको बताने हैं, तो 44 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1,12,899 करोड़ याद रखिएगा शिक्षा पे, ठीक है। अगर परिवहन की बात किया है तो परिवहन पे 5,17,034 करोड़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 45। टाइम्स पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया है। तो यहाँ 45 का राइट आंसर आपका शाहरुख खान हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो। ऐसे दो भारतीयों, यानी याद रखिए सूची में भारत के दो व्यक्तियों को शामिल किया, जिसमें शाहरुख खान है और एस राजा मौली भी शामिल हैं, ठीक है। चलिए दोनों का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो 46 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा लेखक थे। वो क्या थे, लेखक थे। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 47। केंद्र सरकार द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीका चीतों को लाए जाने की योजना बनाई गई, बताइए। यहाँ पर योजना बनाई गई पूछा जाता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 12। और अभी हाल ही फिलहाल में प्रोजेक्ट चीता योजना के तहत सितंबर में दक्षिण अफ्रीका से 8 चीता को लाया गया था। अभी याद रखिएगा, देखिए ऑप्शन में 8 दे रखा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब क्या आंसर करना हमको, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी 12 चीता लाने की योजना बनाई जा रहा है, ठीक है। इससे पहले सितंबर में 8 चीता दक्षिण अफ्रीका से आया था। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48। कहता है पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो, यानी 48 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम टोटल बात करें, टोटल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो 150, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49। प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है। तो 49 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, के गोपाल कृष्णन जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया। मंगलयान 2 को किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया, बताइए। इसका आंसर जो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब यहाँ से आप लोग को साइंस से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आप लोग साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है ज्योति तीव्रता का ऐसा इकाई क्या है, बताइए। तो ज्योति तीव्रता का ऐसा इकाई यहाँ पर बी हो जाए कैंडला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्पियर किसका होता है, करंट का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52। निम्नलिखित में कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विटामिन के, कैल्शियम और फाइब्रिनोजन प्रोटीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है। तो विल्सन रोग में, याद रखिएगा विल्सन रोग जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिएगा, ठीक है। बस इतना ही आप लोग से हम चाहते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54। निम्नलिखित में से किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहते हैं। किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहते हैं। तो 54 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंफ्रारेड किरणें जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55। नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है। नींबू में लिटिल लीफ जो है किसके कमी के कारण होता है, तो ये तांबा के कमी के कारण होता है। अब ये कहा था कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कमी के कारण होता है, तो भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, ठीक है। अब ये कहा था कभी कभी लीची में पूछ देता, तो लीची में पत्ती जो जलना होता है वो किसके कमी के कारण, तो पोटासियम के कमी के कारण होता है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 56। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पीरियोडिक होती है, राइट आंसर आपका यहाँ पर
ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 57। वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है क्या कहलाता है? बिल्कुल इजी प्रश्न, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए लेकिन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का उसको अपवर्तन बोलते हैं, तो भी याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58। आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका, देखिए वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पीत रस। याद रखिएगा, पीत रस, अग्न्याशय रस। ठीक है दोस्त, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं अग्न्याशय रस की, अगर बात करते हैं अग्न्याशय रस द्वारा, अग्न्याशय रस किससे स्रावित होता है? नाम ही में छुपा हुआ अग्न्याशय, इसलिए अग्न्याशय से स्रावित होता है, जिसमें क्या होता है? एमाइलेज होता है, या ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है। ये सब क्या एंजाइम हो, या कभी कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि एमाइलेज जो है कहाँ से स्रावित होता है, तो याद रखिएगा अग्न्याशय से होता है। लाइपेज कहाँ से होता है? तो भी अग्न्याशय से होता है। ठीक है दोस्त, चलिए और लाइपेज जो है साथ साथ कभी कभी भी पूछा है कि लाइपेज एक एंजाइम में क्या करता है, तो लाइपेज जो है ये वसा को पचाने में क्या करता है? मेन भूमिका अदा करता है, भी याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका। तो ये पृथ्वी का केंद्र थोड़ा समझ लेते हैं, ये हो गया आपका पृथ्वी, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अगर हम बात करते हैं विषुवत रेखा पे, तो सबसे कम अगर पूछेगा कि विषुवत सबसे कम जी का मान कहाँ होता है कम, तो विषुवत रेखा पे, और यहाँ पे पूछा है गुरुत्वाकर्षण होता ही नहीं है, तो पृथ्वी के साथ यहाँ पर जी एक तरह समझिए जीरो होता है। ठीक है, और सबसे अधिक जी का मान कहाँ होता है? तो पोल पे होता है, चाहे नॉर्थ पोल की बात कीजिए या साउथ पोल की बात कीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है सिनैप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा, जाइगोटिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए ये देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61। डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर पहला ही दे रखा है, एलेक जेफरिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62। निम्नलिखित में किसे पल्स एस यानी पल्स एस कहा जाता है? तो पोटासियम कार्बोनेट को, तो यहाँ पोटासियम कार्बोनेट कौन है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, K2CO3। याद रखिएगा पोटासियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है 1 लीटर पानी को 4 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा करने पर इसका आयतन पे क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए 4 डिग्री से 0 डिग्री की बात किया जाए तो आयतन क्या होगा? यहाँ पर बढ़ेगा। अब आयतन बढ़ेगा इसका मतलब घनत्व क्या होगा? घटेगा। साथ साथ ये भी याद रखिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, याद रखिएगा मैक्सिमम होता है। तो 4 से अगर हम 0 करें तो क्या होगा? आयतन बढ़ेगा ना, यानी घनत्व बराबर क्या होता है? तो बोलिएगा मास बटे आयतन होता है। अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो जाहिर सी बात है क्या होगा? घटेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 का था वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? बिल्कुल ये प्रश्न थी, 10 होता है। सोडियम यानी सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, इसको डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, यानी 10 वाटर का मोलकूल होता है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है ये वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा कितना होता है? 10 होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 का था कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का आपको बता दें कि कपूर और अमोनियम क्लोराइड का बात कर रहा है। ठीक है, ये दोनों अकार्बनिक है, गलत बात है। ये दोनों कार्बनिक है, भी गलत बात है। ये दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरता है, ये सही है। दोनों क्या होता है? दोनों में क्या होता है? सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन किसको बोलते हो? सीधा सॉलिड से गैस में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर हम अलग अलग बात करें तो कॉपर क्या है? ये कपूर क्या है? कपूर एक कार्बनिक मिश्रण होता है। और अमोनियम क्लोराइड की अगर बात करते हैं तो ये अकार्बनिक यौगिक, यानी ये एक तरह से कार्बनिक हो जाएगा। ये कार्बनिक यौगिक है और अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? अकार्बनिक हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका, सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66। निम्नलिखित में किस धातु को मोम में रखा जाता है? यूनिक क्वेश्चन दे रखा है, बताइए यहाँ पे। ऐसे इजी समझिए, इजी है, बिल्कुल इजी। बताइए यहाँ पर। तो आपको पता है कि सोडियम और सोडियम, यहाँ मैग्नीशियम दे रखा है ना। सोडियम को किस में रखा जाता है? इसको केरोसिन में रखा जाता है। फास्फोरस को, ऐसे लाल श्वेत फास्फोरस होगा तो इसको पानी में रखा जाता है। अब यहाँ पर लिथियम दे रखा है तो इसको, अब देखिए आपको पता है लिथियम सबसे हल्का धातु होता है। इसको पानी में अगर हम रखें तो पानी के ऊपर तैरता रहेगा, तो वायु के कांटेक्ट में तो रहेगा, फिर वो जल जाएगा, तो इसको पानी में भी नहीं रख सकते हैं। तो इसी को हम लिथियम को किस में रखते हैं? लिथियम को हम लोग मोम में रखते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 67। कहता पुनर्जनन की शक्ति यानी पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा कहाँ पर होता है? राइट आंसर आपका मस्तिष्क की कोशिकाओं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68। पौधों में ऑक्सिन हार्मोन्स की भूमिका आपको बताना है। पौधों में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका है, तो किस में भूमिका अदा करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा कोशिका विभाजन और बढ़ाव यानी इनलोगेशन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? तो यहाँ पर 69 का आंसर आपका सी हो जाएगा, अंडाशय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? बताइए मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 अंग होता है। तो याद रखिएगा, जैसे गुर्दा हो गया यानी किडनी, मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया और मूत्रमार्ग हो गया। ठीक है, तो ये 4 अंग होते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ आपको बताना है, इसमें कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर के अगर फार्मूले की बात करते हैं तो याद रखिए CaOCl2 होता है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72। आयनिक बंधन के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। तो देखिए आयनिक बंधन की बात किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? मेटल से क्या होता है? नॉन मेटल में, यानी मेटल से क्या होता है? नॉन मेटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिससे आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए एक धातु और एक अधातु होता है, भी याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का प्रूफ नहीं है? कार्बन का प्रूफ नहीं, ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखिए मिलता जुलता नाम है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का प्रूफ कौन कौन सा है? फ्लोरीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया और हीरा हो गया। लेकिन फ्लोरीन जो ये कार्बन का प्रूफ नहीं, बल्कि एक अलग तत्व है जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 9 होता है। ये हेलोजन ग्रुप में आता है। किस में आता है? हेलोजन ग्रुप में आता है। इसके अलावा और भी ऐसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध आपको बताइए। समांतर श्रेणी की बात किया, समांतर श्रेणी क्या होता है? इसमें कुल प्रतिरोध अगर की बात करते कम क्या होता है? कम होता है। इसका फार्मूला होता है ये होता है P से पैरेलल हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से क्या होता है? डॉट 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 चलता जाएगा। तो ये हो गया आपका समांतर श्रेणी का प्रतिरोध। अगर बात करते हैं सीरीज का, तो सीरीज का क्या होता है? यानी RS क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, उसके बाद डॉट डॉट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सब। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है, क्या होता है? तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यक्तिगत प्रतिरोध से क्या होता है? व्यक्तिगत प्रतिरोध से क्या होता है? यहाँ पर कम होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है कार्य को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल और बल की दिशा में जो विस्थापन होता है, ये दोनों को गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। और कार्य क्या एक अदिश राशि होता है जिसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। भी याद रखिए अगर हम विस्थापन और बल की बात करते हैं, ये दोनों क्या होता है? सदिश राशि होता है
बल का मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 11 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।